हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं मंत्री परिषद के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे वनडे एग्जाम, पीएससी, रेलवे, पटवारी, कांस्टेबल या फिर एसआई और एमपीपीएससी सभी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है क्योंकि यही मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपके लिए होनी चाहिए आयु 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद का किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ना होने की स्थिति में यदि वो 6 माह के भीतर उसका सदस्य बन सकता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। और भारत के राज्य प्रधानमंत्री बनने के लिए उच्चतम या फिर उच्चतम न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो 25 वर्ष। यदि आप 25 वर्ष के हो गए हैं तो बिल्कुल आप जाके राष्ट्रपति से बोलिए कि हमें प्रधानमंत्री बनना है और आप बन जाएंगे, लेकिन पहले लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग क्या है? एक गैर सरकारी या फिर गैर संवैधानिक संगठन है जिसका गठन वर्ष 1950 में किया गया था। यह एक कार्यपालिकीय आदेश द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होते हैं प्रधानमंत्री? इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्री परिषद की बात की गई है, जो कि 74 और 75 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 75 संबंधित है मंत्री परिषद से। तो संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का उपबंध किया गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी सलाह कौन देगा उनके लिए, उनकी सहायता कौन करेगा? तो इसलिए अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जो कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए और उत्तरदायी संबंधी उपबंध करते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्रधानमंत्री एक लिस्ट बनाते हैं कि इन लोगों को मंत्री बनाना है और राष्ट्रपति से इनकी नियुक्ति करवा देते हैं। तो नियुक्ति और उत्तरदायित्व संबंधी नियम दिए गए हैं अनुच्छेद 75 में। और 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य में जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है विधानसभा के। राज्य में होती है विधानसभा के और केंद्र में होती है राज्य लोकसभा के। तो संविधान के अनुच्छेद 164 के 2 के तहत राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 164 2 के तहत राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत करने वाले विषयों पर नियम बनाने की शक्ति संसद का एकमात्र अधिकार होता है? तो किस विषय की सूचियों पर सिर्फ केंद्र का एकमात्र अधिकार होता है? तो संघ सूची पर विषय कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाती है। राज्य पर राज्य सूची बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाते हैं। तो 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों की 3 सूचियां बनाई गई हैं जिसमें संघ सूची पर विधेय बनाने का अधिकार किसके पास होता है? सिर्फ संसद के पास होता है। राज्य सूची पर विधान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होता है। और समवर्ती सूची में विषय दिए गए हैं वर्तमान में कितने? 47। इसमें संघ और राज्य दोनों राज्य विधान द्वारा विषय बना सकते हैं, किंतु दोनों में परस्पर विरोध होने पर संघ की विधि प्रभावी होगी। मतलब यदि दोनों जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों संबंध बनाते हैं, लेकिन यदि दोनों में मतभेद हो जाता है तो सबसे किसकी मानी जाती है? तो केंद्र की प्रभावी होती है। इसके अतिरिक्त राज्य सूची के विषय पर भी कतिपय परिस्थितियों में संसद विधान कर सकती है कि यदि कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि राज्य नियम नहीं बना पा रही है या फिर राज्य चाहती है कि केंद्र बनाए, तब भी ये बना सकती है। समवर्ती सूची में
लिखित विषय में अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो समवर्ती सूची में जो लिखे गए अधिनियम होते हैं उन पर सूची बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य और संघ के पास होता है। समवर्ती सूची पर राज्य और संघ दोनों बनाते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित उत्तर में से कौन सा विषय शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है श्रमिक संघ, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नीचे दिए गए श्रमिक संघ प्रविष्टि 22 के तहत समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। विकल्प में दिए गए अन्य विषय राज्य सूची में दिए गए हैं। देखिए ये सारे विषय किसके हैं? जैसे कृषि, पृथक कर और मतलब जो पथकर होता है रोड पे जो लगने वाला होता है वो, और मंडी और मेले का कर कौन लगाता है? तो मंडी मेले कहाँ होते हैं? अपने यहाँ नगर में ही होते हैं ना, राज्यों में होते हैं तो राज्य लगाता है। कृषि भी अपन राज्य में करते हैं तो राज्य सूची, और पथ भी अपन पथ में कहाँ जाते हैं? तो राज्य के अंदर ही घूमते हैं, तो ये तीनों चीज़ें राज्य के अंतर्गत आती हैं। जबकि श्रमिक संघ किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत, क्योंकि श्रम दोनों जगह होता है, राज्य में भी केंद्र के यहाँ पे भी। निम्नलिखित में से संघ सूची के अंतर्गत कौन सा समाविष्ट किया गया है? संघ सूची में आती है जनगणना, संघ सूची के अंतर्गत आती है। दिए गए विकल्प में संघ सूची में 69 सब्जेक्ट रखे गए हैं, और जबकि जो पुलिस, भू आगमन और लोक स्वास्थ्य और सफाई ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। लोक स्वास्थ्य, सफाई प्रबंधन, भू आगम और जो पुलिस है वो सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और जनगणना किस में आती है? ये समवर्ती सूची मतलब संघ सूची के अंतर्गत आती है जनगणना। संघ करवाती है। केंद्र और राज्य के बीच में कुछ पर जो कर होते हैं उन पर संशोधन के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य और केंद्र के बीच कुछ कर संशोधन के वित्तीय वितरण का निपटारा वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। जितने भी वित्त होते हैं कर दोनों के द्वारा वसूले जाते हैं, तो उनका जो बंटवारा होता है कौन करता है? निपटारा कौन करता है? तो इसके लिए वित्त आयोग बनाया गया है। केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संशोधनों के लिए वित्तीय विवरण का निपटारा वित्त आयोग के द्वारा किया गया है। यह एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन प्रति 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 280 के तहत। भारत में अपशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो भारत में जो अपशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार में निहित होती हैं। भारत में अपशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के विषय में रखी गई हैं। जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं की गई हैं उनको क्या कहा जाता है? अपशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है वो अपशिष्ट शक्तियां हैं। किसके तहत रखी गई हैं? तो 248 के तहत उनको केंद्र को दे दिया गया है। इन विधियों पर शक्ति किनके पास होती है? तो केंद्र संघीय विधानमंडल के पास इनकी शक्तियां होती हैं। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों के पहला होता है, तो ये कौन है? प्रधानमंत्री। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले सांसदों द्वारा होता है, किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है। इसलिए लॉर्ड मिंटो ने प्रधानमंत्रियों को समकक्ष में प्रथम कहा है। ये किसने कहा है? लॉर्ड मार्ले ने कहा है, सॉरी मिंटो ने नहीं, मार्ले ने कहा है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है, क्योंकि वो क्या करता है, मतलब होता बहुत दल होता है, उसमें सांसदों द्वारा उसका चयन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है और कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों से परामर्श भी प्रधानमंत्री के निर्णय पर ही होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है। वह कब तक अपने पद पर रहेगा? जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिपरिषद के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र दे देना पड़ता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है कहाँ पे? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में लोकसभा में, तो इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है।
भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल वह होता है जब तक लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। कब तक होता है? जब तक कि लोकसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त रहता है उनके लिए, तब तक प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल पर बने रहेंगे। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? तो किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो ये शाह आयोग था, क्योंकि पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग कैसे रहते हैं? हमेशा बिल्कुल साहिब जैसे रहते हैं, सरदार साहिब जैसे रहते हैं। तो शाह आयोग बनाया गया था पंजाब और हरियाणा राज्य के गठन के लिए। सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 1966 में न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया, जिनकी अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 1 नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य का गठन कर दिया गया। साथ ही पंजाब राज्य के पड़ोसी क्षेत्रों को तत्कालीन संघीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित कर दिए। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र लगते थे वो हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए और हरियाणा का अलग राज्य बना दिया 1966 में। किसकी आयोग की अनुशंसा पर? तो JC शाह की अनुशंसा पर। और इसके लिए सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति बनाई गई थी, जिसने बोला था कि हरियाणा और पंजाब को अलग कर दो। फिर शाह आयोग बना और उन्हें अलग कर दिया। सरकारी आयोग का गठन किन विषयों पर रिपोर्ट देने के लिए बनाया गया है? तो जो सरकारी आयोग है वो केंद्र और राज्य के संबंध में रिपोर्ट देती है। सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार हेतु बनाया गया है और वर्ष 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। कब दी थी? 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी सरकारी आयोग ने। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था, केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों पर विचार करने के लिए। वह प्रधानमंत्री कौन है जिसने संसद में मत द्वारा आपदस्थ किया गया था? मतलब ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको संसद में मत के द्वारा आपदस्थ किया था? तो वो है BP सिंह। BP सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें संसद में मतदान के द्वारा आपदस्थ किया गया था। मतलब हमको हटाया कैसे गया था? मतदान के द्वारा उनको हटाया गया था, BP सिंह को। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया बनाया जाता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नियुक्त किया जाता है। उनको क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्ति के द्वारा उनको बनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन है कि वह प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करना चाहते हैं, परंतु लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त होता है उसे क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। संसद में किसी सदन का सदस्य ना होने पर उसे 6 माह के भीतर सदस्य बनना होता है, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ेगा। तो 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, जो कि उनके विवेकाधीन होती हैं। और राष्ट्रपति राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं किनके कहने पर? प्रधानमंत्री जी के कहने पर। प्रधानमंत्री नियुक्ति के तुरंत बाद यदि वो सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उनके लिए पद ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा उनका पद उनको छोड़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल यह पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपे जाते हैं? तो निगम कर जितने भी होते हैं वो किसको सौंपे जाते हैं? तो वो सौंपे जाते हैं केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं। संविधान द्वारा निगम कर केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारत नहीं होता, या फिर कौन सा ऐसा व्यय है जो कि भारत की संचित निधि पर व्यय नहीं होता? तो यह पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय जो होता है वो संचित निधि पर भारत नहीं होता। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का व्यय होता है, संचित निधि से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर व्यय और भारत सरकार के ऋण प्रभार सब संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन पंचायती जो योजना है उनका व्यय भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता। भारत के संविधान अनुच्छेद 112(3) में कहा गया है कि निम्नलिखित व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते,
उनके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है वो भी संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, और वो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, किसी न्यायालय एवं मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशि, अन्य कोई व्यय जो संसद द्वारा किसी विधि द्वारा इस प्रकार भारत घोषित कर दिया जाता है। इस तथा पंचवर्षीय योजनाओं का जो व्यय होता है वो इसमें भारत नहीं होता। जो पंचवर्षीय योजनाओं का भारत होता है वो संचित निधि पर भारत नहीं होता। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्रभावित नहीं होती। तो जो उच्च न्यायालय होते हैं मतलब हाई कोर्ट की पेंशन वगैरह होती हैं वो भारत की संचित निधि पर भारत को किसके, जो भारत की संचित निधि पर ही भारत होती हैं। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी वेतन पेंशन वगैरह किसके द्वारा दी जाती है, तो भारत की संचित निधि से दी जाती हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य के सभी मुख्यमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि राज्य के विकास करने हैं, राष्ट्र की विकास परिषद बनी है। तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा, जब हर एक राज्य का विकास होगा तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ेगा इसमें। तो राज्य विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। तो राज्य के विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 1952 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि पूरे राष्ट्र को एक करके रखे। एकता परिषद के गठन कौन करते हैं, या फिर अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन सितंबर-अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयवाद जैसी समस्याओं के निपटाने हेतु किया जाता है। इस परिषद की स्थापना या प्रथम बैठक जनवरी 1962 में हुई थी। हाल ही में इस परिषद की 16 बैठक 23 सितंबर 2013 को हुई थी। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा वर्तमान में वो कौन होंगे, मोदी जी होंगे। तो एकता परिषद का गठन कब किया गया था, तो एकता परिषद का गठन किया गया 1961 में, जो कि तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू ने इसको किया था जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं को निपटाने के लिए। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 1962 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता देखो, राष्ट्र का विकास करना है तो 52 में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की, और एकता परिषद की 1961 में, मतलब सबको एक करना है तो 1961 में सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और पहली बैठक कब हुई थी, जून 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अब आता है न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष दोनों के पद को किसने सुशोभित किया है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है KS हेगड़े जी ने। न्यायमूर्ति KS हेगड़े जी ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के दोनों पदों को सुशोभित किया है। उन्होंने 1967 से 1973 के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 21 जुलाई 1977 से 1980 के मध्य लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया था। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी फातिमा बीबी। हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, जिन्होंने वर्ष 1987 में अपना पद ग्रहण किया था। इनके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय की अन्य महिला न्यायाधीश में आती हैं सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना P देसाई। ये भी अन्य न्यायाधीश हैं जो कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रही हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। भारत में
किस राज्य में उच्च न्यायालय की महिला पहली न्यायाधीश चुनी गई थी? तो ये थी लीला सेठ। किसी भी राज्य की उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की पहली न्यायमूर्ति चुनी गई थी तो ये है लीला सेठ। लीला सेठ ने भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चुनी गई थी। लीला सेठ का संबंध दिल्ली उच्च न्यायालय से था। इन्होंने 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? हिमाचल प्रदेश के न्यायालय की उच्च न्यायमूर्ति नियुक्त की गई थी। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने के अधिकार किसके पास हैं? तो किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो ये किसकी सिफारिश पर करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर करते हैं राष्ट्रपति। 222 में ये कहा गया है। उच्च न्यायालय ने अपने सितंबर 2003 के फैसले में निम्नलिखित में से किस आधार पर यह माना कि HPCL और BPCL का निजीकरण नहीं किया जा सकता? तो उच्चतम न्यायालय ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2003 में किस फैसले के आधार पर यह माना कि HPCL और BPCL का निजीकरण नहीं किया जा सकता? तो ये है उन संविधियों के विरुद्ध जिनके आधार पर HPCL और BPCL बनाई गई हैं, उनका उन संविधियों के विरुद्ध से जिसके आधार पर HPCL और BPCL बनाई गई हैं। सितंबर 2003 में उच्चतम न्यायालय ने HPCL और BPCL का निजीकरण न किए जाने की संस्तुति करते हुए उन संविधियों के विरुद्ध होने के कारण की थी जिसके आधार पर उनकी स्थापना की गई है। संविधि के दौरान उनके स्थापित होने के कारण न्यायालय ने यह माना कि उनका निजीकरण बिना संसदीय विधि के नहीं किया जा सकता। क्योंकि उनका निजीकरण क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उनने जो विधियां हैं वो कैसी हैं? संविधियों के विरुद्ध में उसका निजीकरण किया जा रहा है। इसके आधार पर उनकी स्थापना की गई थी। संसदीय विधि के द्वारा इसको स्थापित होने के कारण इसको निजीकरण नहीं किया जा सकता। संसद विधान सभाओं की विधायी ज्यादतियां या फिर अतिरेक की जांच कैसे कर सकता है? तो संसद की भी विधानसभा की जो विधायी होती हैं या फिर जो अतिरिक्त इकाइयां होती हैं उनकी जांच कैसे कर सकता है? तो ये कर सकते हैं न्यायिक प्रस्ताव पर। ये कैसे करते हैं? किसी विधानसभा की अतिरिक्त की जांच कैसे कर सकते हैं? तो न्यायिक प्रस्ताव के आधार पर ये की जा सकती हैं। संसद या विधायी सभाओं के द्वारा मतलब संसद या विधानसभाओं के द्वारा किसी भी विधि बनाई जाती है तो उसे संविधान के उपबंध में उल्लंघन करके इस स्थिति में न्यायिक प्रस्ताव के माध्यम से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की विधि जांच की जा सकती है। तो कब की जाएगी? जबकि कोई न्यायिक प्रस्ताव का मामला होगा तभी ऐसा कर सकती है, वरना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको जांच नहीं कर सकते। तो यदि सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को संसद या विधानसभा की किसी भी बनाई गई विधि की जांच करनी है तो उनको कैसे किया जाएगा? तो उनको न्यायिक प्रस्ताव के माध्यम से उसकी जांच करनी पड़ेगी। भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो भारत के हरियाणा पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। हरियाणा पंजाब राज्य में संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया गया है। अन्य राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप के लिए मुंबई उच्च न्यायालय बनाया गया है जो कि तथा असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय बनाया गया है। देखिए पंजाब हरियाणा के लिए कौन सा है? चंडीगढ़ है। और दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, महाराष्ट्र के लिए एक ही बनाया गया है जो कि मुंबई उच्च न्यायालय है। और असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। मार्च 2013 में 3 नए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें आते हैं मणि उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय। किन राज्यों में साझा न्यायालय हैं? तो किन राज्यों में साझा न्यायालय हैं? तो महाराष्ट्र और गोवा में मुंबई उच्च न्यायालय आता है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की
पीठ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय बनाया गया है जबलपुर में। मध्य प्रदेश में जबलपुर में उच्च न्यायालय बनाया गया है। इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर और एक इंदौर में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो उनकी आयु है 65 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार 24(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं 65 वर्ष की आयु तक। निम्नलिखित में से कौन सी रिट है जो केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? तो ऐसी कौन सी रिट है जो कि केवल पदाधिकारियों के लिए जारी की जाती है? तो वो है परमादेश। परमादेश रिट जारी केवल किसी सरकारी पदाधिकारी जिसके अंतर्गत सरकार या निगम भी शामिल हो सकती हैं। तो मतलब ये किसके लिए जारी की जाती है? सरकारी पदाधिकारी के लिए जिसके अंतर्गत क्या होती है? सरकार या निगम भी शामिल होती हैं। इसके विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो कि लोक या संविधिक कर्तव्य या दायित्वों के पालन में चूक या इनकार कर रहा हो। तो किसके विरुद्ध करती है? जब भी कोई लोक या फिर संविधिक कर्तव्य या दायित्व के पालन से चूक रहा हो तो उसके लिए क्या दिया जाता है? परमादेश दिया जाता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या कौन कर सकता है? तो भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या कर सकता है सिर्फ एक उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 238 में संविधान में यह व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में ऐसे मुद्दे को जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित होता है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हेतु उसे भेजने की व्याख्या की गई है। तो देखो किस में कहा गया है? 132 में कहा गया है, 133 में कहा गया है और 228 में कहा गया है कि ऐसे कोई भी विषय होता है जिसमें संविधान की व्याख्या करनी होती है तो उसका निर्णय कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेती है या फिर ऐसे कानून वहीं जाते हैं। 132, 133 और 228। तुम ज़्यादा अपने 32 दांत मत चलाओ, तुम 33 नहीं करो, 228 और अपनी 2 की 28 नहीं करो, 2 28, 2 8 मत करो, 2 8 4 का गुणा मत लगाओ, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दो, वो संविधान की व्याख्या कर देगा। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या करते हैं सिर्फ न्यायपालिका करती है जो कि आती है सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अभिरक्षक किसको कहा जाता है? तो संविधान का अभिरक्षक कहा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अभिरक्षक किसको कहा जाता है? मुख्य न्यायाधीश को। भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय को स्वीकार किया गया है, किंतु उपरोक्त विकल्प के आधार पर सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश को ये शक्ति प्राप्त है। नियम का पालन कराना किसका कार्य होता है? तो नियमों का पालन कराना होता है कार्यपालिका का काम। नियम का पालन कराना किसका कार्य होता है? तो नियम का पालन करवाना होता है कार्यपालिका का काम। नियमों का पालन कराना कार्यपालिका का काम होता है। कार्यपालिका शब्द का प्रयोग प्रायः राजनीतिक कार्यपालिका के लिए किया जाता है। यह विधान मंडल द्वारा निर्मित नियम कानून तथा क्रियान्वयन करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये क्या होती है? जो कार्यपालिका होती है नियम का पालन कराने के लिए कार्यपालिका काम होता है। कार्यपालिका का शब्द क्या होता है? राजनीतिक कार्यपालिका से है। यह विधानमंडल द्वारा निर्धारित नियम कानून का क्रियान्वयन कराती है, उन्हें लागू कराती है और उसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? कार्यपालिका के पास होती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके वेतन भत्ते सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है। इससे संसद विधि द्वारा विनिश्चित करती है। तो कैसे बनाएगी? तो विधि द्वारा इसको विनिश्चित किया जाता है। 125 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि से दिया जाएगा। भारत में उच्च
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सी अर्हताएं आवश्यक नहीं है। मतलब यदि आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो कौन कौन सी अर्हताएं नियुक्त नहीं होंगी या फिर अनिवार्य नहीं होंगी। तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये तो है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये नहीं होती, बल्कि एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में काम करना होना चाहिए, तो ये ठीक है। और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, तो ये भी सही है। मतलब भारत का नागरिक हो, एक से कम 10 वर्षों तक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करनी होनी चाहिए, और उसके लिए प्रविष्ट विधिवेत्ता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुना जा सकता है, लेकिन 35 वर्ष की आयु निश्चित नहीं की गई है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या नॉर्मल न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह किसी भी उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट या दो से अधिक उच्च न्यायालय का 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार अन्य अर्हताएं भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकती हैं यदि वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। मतलब यदि किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, मतलब जज है, तो भी वो बन सकता है, या फिर उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, 10 वर्ष तक उसने प्रैक्टिस की हो वकालत में, तब भी वो बन सकता है। राष्ट्रपति की राय से वह पारंगत विधिवेत्ता हो। सभी अर्हताओं के अतिरिक्त उसे भारत का नागरिक भी होना आवश्यक है। अब आते हैं उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश के अलावा कितने अतिरिक्त न्यायाधीश की संख्या है, तो ये चेंज हो गई है। पहले 25 थी, अब लेकिन 33 तक पहुंच गई है, 33-34। अब आते हैं उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। तो जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उनके लिए भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही होती है, वो कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही होती है, और ये अनुच्छेद 124 का 7 कहता है। 124 का 7 क्या कहता है कि आप यदि सेवानिवृत्त हो गए हो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से, तो आप घर पे बैठिए, कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्याय के समक्ष प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब आते हैं क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि यह सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसको हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के बहुमत पर और उपरोक्त और मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थ समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के किसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति को आदेश ना दे दिया जाए, तब तक वो नहीं हटा सकते। और आधार क्या होता है, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। किस में कहा गया है, 124 के 7 में कहा गया है। और 2/3 बहुमत से संसद में पारित होना चाहिए, तब राष्ट्रपति उनको हटाते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। मतलब जो हाई कोर्ट का वकील है, नहीं, हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, उसको वकीलत करने की अनुमति कहाँ पे नहीं होती, तो उस क्षेत्र में जहाँ पर वह सेवानिवृत्त हुआ है, मतलब जिस हाई कोर्ट से वह सेवानिवृत्त हो रहा है वहाँ पर वकालत नहीं कर सकता। भारत के संविधान 220 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश पद पर आसीन रह चुका है तो वह उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जिस उच्च न्यायालय में वह सेवानिवृत्त हो रहा है उस न्यायालय में तो वह प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो न्यायपालिका का कार्य होता है कानून का न्याय निर्णयन करना। कानून का न्याय निर्णयन करना न्यायपालिका का काम होता है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, कानून का निर्णयन करना। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है, तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहा जाता है निर्णय विधि।
निर्णय विधि। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहा जाता है। यह धीरे धीरे इस प्रकार की विधि अपना स्थान बना लेती हैं तथा यह निर्णय देने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो धीरे धीरे क्या बना लेती हैं, इस प्रकार की विधि अपना स्थान बना लेती हैं और इस निर्णय को देने में इनका प्रयोग किया जाता है, न्याय निर्णय विधि। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? किसने, उच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो ये है केरल उच्च न्यायालय ने। सर्वप्रथम 1997 में भरत कुमार के परीक्षा बनाम केरल मामले में केरल राज्य उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि भी की थी। तो कि सबसे पहले बंद को किसने असंवैधानिक किया था? तो केरल सरकार ने किया था। इसके कौन न्यायाधीश थे? भरत कुमार परीक्षा जी थे। इनने कहा था कि बंद असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित किए गए हैं? तो उच्चतम न्यायालय में किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की गई है? तो यह है गोलकनाथ बनाम मामले में। मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर रखा गया था गोलकनाथ बनाम मामले में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर वरीयता प्रदान की थी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश कैसे चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के अधीन राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के उपरांत करता है। तो किससे परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है, अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि राज्यपाल किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले राज्यपाल से और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे और फिर उसके उपरांत करेंगे। मुख्य परामर्श के उपरांत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। तो अब जो मुख्य न्यायाधीश मतलब जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे कर रहे हैं? राज्यपाल से परामर्श हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है। लेकिन अब हाई कोर्ट के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो राज्यपाल से पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से पूछते हैं और जिनको अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के उनसे भी उनको पूछी जाती है और फिर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से यदि कोई भी विवाद होता है वो जाता है भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी समस्त शंकाओं और विवादों को उच्चतम न्यायालय में निपटाया जाता है। इसका संबंध में निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद को भी उच्चतम न्यायालय ही निपटाता है। तो इनके जो विवाद होते हैं हाई राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के विवाद में कौन निपटारा करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इनके लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो है जांच करने की अनुमति दी गई है अनुच्छेद 71 में। निम्नलिखित में कौन मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है अपनी न्यायपालिका। संविधान का रक्षक न्यायपालिका, मूल अधिकारों की रक्षक न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्य न्यायालय में दंड किया गया हो। 7 वर्ष तक है, लेकिन इसमें कहीं दिया ही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय में किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इनको हटाया जाता है भारत के
राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदनों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। क्या होनी चाहिए? अक्षमता और साबित कदाचार के द्वारा इनको हटाया जाता है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को, मतलब जो न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को यदि पद से हटाना है तो तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उन पर सिद्ध कदाचार और असमर्थता का आधार पर हटाया ना जाए। और इसके लिए प्रत्येक सदन में समस्त और उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन संसद के प्रत्येक सदन में उस सत्र के राष्ट्रपति के समक्ष रखेंगे और राष्ट्रपति इसमें आदेश नहीं देते तब तक उनको हटाया नहीं जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कि न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ होता है कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? तो कानून की संवैधानिक वैधता की परीक्षा करना इसका अर्थ होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करना होता है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी विधायी कार्यपालिका कार्यवाही को संवैधानिक वैधता के उल्लंघन की सीमा तक निरस्त भी किया जा सकता है। मतलब जितनी सीमा तक वो उल्लंघन कर रहा है संविधान की कार्यवाहियों का, संवैधानिक कार्यवाही या संवैधानिक वैधता के उल्लंघन कर रहा है कोई भी कार्यपालिका की कार्यवाही, तो उसको निरस्त कर सकता है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को द्वारा अपने सुनाए गए निर्णय और आदेश का पुनरीक्षण करने की शक्ति है। तो मतलब वो 137 के तहत वो क्या कर सकती है? अपने दिए गए जो निर्णय होते हैं उनका पुनरीक्षण कर सकती है। इस आधार पर विकल्प बी ई भी सही हो सकता है। मतलब स्वयं के निर्णय का भी पुनरीक्षण कर सकती है और कानून की संवैधानिकता के पुनरीक्षण कर सकती है। मतलब किसी कार्यपालिका के द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही बनाई गई है जो कि संविधान का उल्लंघन करती है तो वो उस सीमा तक उसको निरस्त कर देगी। और अनुच्छेद 35 में कहा गया है, मतलब 37 में कहा गया है कि जो हाई कोर्ट है वो अपने निर्णय की भी पुनरीक्षण कर सकता है। भारत के उच्च न्यायालय को प्राप्त हैं, तो भारत के उच्च न्यायालय को क्या प्राप्त होते हैं? मूल, अपीलीय और परमादेशीय अधिकार क्षेत्र। मूल अधिकार क्षेत्र मिलता है इसको, अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी है और परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र भी हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए प्राप्त होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अनुच्छेद 131 से, अपीलीय 132 से और परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र 143 से प्राप्त है। भारत की सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद या अन्य मामलों की मूल अधिकारिता रखती है। संविधान के अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति की सिफारिश देने की अधिकारिता प्रदान की गई है। मतलब ये परामर्श दे सकते हैं। 143 में कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो राष्ट्रपति को क्या देता है? परामर्श देता है यदि राष्ट्रपति मांगते हैं तो, लेकिन ये बाध्यकारी परामर्श नहीं होती। अनुच्छेद 133 से 136 तक उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। मतलब इसमें अपील कर सकते हैं, जो कि किसमें है? उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। तो 121 में क्या कहा गया है कि मूल कर सकते हो आप, मूल अधिकार जो है वो उनको प्राप्त है। अपीलीय 132 से है और 134 में क्या दिया गया है? 43 में क्या दिया गया है? तो 43 में दिया गया है परामर्शदात्री अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति के मांगने पर ही परामर्श दे सकती है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, तो भारत के संविधान में न्याय पुनरीक्षण संबंधित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर क्या कर सकते हैं? न्यायिक पुनरीक्षण कर सकते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा पर आधारित है। अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए उपबंध के अधीन रखते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय तथा दिए गए आदेशों का पुनरीक्षण या पुनर्अवलोकन करने की शक्तियां प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय किसी प्राधिकारी द्वारा मूलभूत उल्लंघनों के निर्णय तथा आदेश का भी न्याय पुनरीक्षण कर सकती है।
मतलब किसी भी उच्चतम या उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट ने या फिर खुद ने ही कोई नियम बनाए हैं या प्राधिकारी द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उनका बनाया गया कोई भी नियम, तो उसका पुनरीक्षण कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है। और अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि का पुनरीक्षण करती है। तो ये न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर न्यायिक पुनरीक्षण करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण मतलब कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो अनुच्छेद 323A के तहत कैट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 323A में कहा गया है कि प्राधिकरण संबंधी उपबंध करता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मतलब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को कहाँ चुनौती दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है 323 के ए के तहत। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो राज्य क्षेत्र दिए गए हैं और उनके कार्य क्षेत्र या फिर उच्च न्यायालय दिए गए हैं। तो पुदुचेरी के लिए लगता है मद्रास हाई कोर्ट, अंडमान निकोबार के लिए लगता है कलकत्ता हाई कोर्ट, लक्षद्वीप के लिए केरल हाई कोर्ट और दमन द्वीप के लिए मुंबई हाई कोर्ट। पुदुचेरी के लिए मद्रास हाई कोर्ट, अंडमान निकोबार के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट, लक्षद्वीप के लिए केरल उच्च न्यायालय और दमन द्वीप के लिए मुंबई हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। मद्रास के लिए मतलब पुदुचेरी के लिए मद्रास हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र आता है, अंडमान निकोबार के लिए कलकत्ता का आता है और लक्षद्वीप केरल दमन द्वीप के लिए मुंबई उच्च न्यायालय के बीच कार्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाती है? तो जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 233(1) के तहत किसी राज्य के जिला न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। किसके न्याय से? हाई कोर्ट के परामर्श पर कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अब आते हैं संवैधानिक पदाधिकारी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148A में प्रावधान किया गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो ये संघ और राज्य सरकार के लिए काम करता है। जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है वो लेखाकार और लेखा परीक्षण किसके रूप में कार्य करता है? तो संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन ये कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की व्याख्या की गई है। इसमें अनुच्छेद 149 से 151 के प्रावधान इसके तहत किए गए हैं। यह संघ और राज्य सरकारों के मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय और लेन देनों के लेखाकरण के रूप में जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जो भारत के वित्तीय लेखन देखों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है? तो ये है कौन? नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का पद निर्धारित किया गया है जो कि भारत सरकार के वित्तीय लेन देन का लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है। भारत में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके लिए की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 या 65 वर्ष की आयु के लिए की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु होती है। निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? तो निम्नलिखित में से स्थायी संख्या या फिर स्थायी संस्था है परिवार।
हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो हर 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर तत्पश्चात 5 वर्ष की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा जब आवश्यक समझे तो एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग संघ और राज्य के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करता है। वित्त आयोग के प्रथम वित्त आयोग मतलब पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी थे, जिनकी स्थापना 1951 में की गई थी। मतलब कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष की समाप्ति पर। पहले जो वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी जी थे, जो कि 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहला वित्त आयोग 1951 में बना था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो ये 5 वर्षों के लिए की जाती है। वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग एक पंचवार्षिक निकाय है। वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन है जो भारत की समेकित निधि से राज्य के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राधिकारी है जो भारत की समेकित निधि में से राज्य के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो वो है वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष गठित होने वाली केंद्रीय वित्तीय आयोग संघ राज्य के मध्य राजस्व के वितरण और भारत की समेकित निधि से राज्यों में राजस्व सहायता अनुदान लागू होने के सिद्धांत के संदर्भ में अपनी सिफारिश देता है। तो ये राज्य की समेकित निधि में राज्य के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांत पर सिफारिश देता है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है? तो केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करती है कौन? केंद्र सरकार। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखक परीक्षक कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है। वो कैसा है? तो ये सब संस्थान क्या है? संवैधानिक संस्थान हैं। तो कैसी संस्थान है ये? संवैधानिक संस्थान है। मतलब उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग मतलब संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर जितने भी लोक सेवा आयोग हैं वो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये कैसी संस्थान है? तो ये संवैधानिक संस्थान है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 124, निर्वाचन आयोग को 324 और संघ लोक सेवा आयोग को 315 और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 148 की व्यवस्था के अनुसार भारतीय संविधान में तथा अंत में ये सभी संवैधानिक संस्थान हैं। सर्वोच्च न्यायालय 124, निर्वाचन आयोग 324, लोक सेवा आयोग 315 और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 में दी गई हैं और ये सब क्या है? संवैधानिक संस्थान हैं। केंद्र सरकार की सर्वोच्च सिविल अधिकारी कौन होते हैं? तो केंद्र सरकार की सर्वोच्च सिविल अधिकारी होती हैं मंत्रिमंडल सचिव। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? या सिविल अधिकारी सर्वोच्चतम सिविल अधिकारी होता है मंत्रिमंडल का सचिव। केंद्रीय सरकार की उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल केंद्रीय सचिव होता है। केंद्र सरकार की उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रालय मंडल का कैबिनेट सचिव होता है। देश में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करने का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो केंद्र की पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करने का अधिकार होता है राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। देश में राष्ट्रीय या पंचवर्षीय योजनाओं को निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है, तथापि इनको अनुमोदित करने का अधिकार सर्वोच्च विकास राष्ट्रीय विकास परिषद के पास होता है। सर्वोच्च निकाय
राष्ट्रीय विकास परिषद के पास होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 76(a) के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति होने की अर्हताएं किसी व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 76(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होने की जो अर्हताएं हैं, यदि वह ऐसे किसी और व्यक्ति में मिलती हैं तो उसको महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। भारत में महान्यायवादी को कहाँ पर कुछ सुनवाई करने का अधिकार होता है? तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनको भारत के किसी भी विधि न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। भारत के न्यायवादी को नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 73 के 3 के तहत यह उल्लेखित किया गया है कि वह महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। तो ये किस में कहा गया है? तो 76 के 3 में कहा गया है कि जो महान्यायवादी है वो कहीं पर भी सुनवाई कर सकता है। उल्लेखित में से वह व्यक्ति कौन होता है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार उसके पास होता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार उसके पास होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों के साथ साथ महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसे संबोधित करने का अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं होता। ये किसमें कहा गया है? 88 में कहा गया है और इसकी नियुक्ति 76 में की जाती है। और कौन करते हैं? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ये किसी भी संसद मतलब संसद के सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं दे सकते या मतदान नहीं दे सकते। संसद में अपनी राय देने के लिए अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है। संविधान में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है? तो भारत के हैं वो महान्यायवादी को आमंत्रित किया जाता है कि वो अपनी आके राय दें। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित किया गया है? तो कौन सा आयोग है जो कि संवैधानिक उपबंधों द्वारा आधारित है? नहीं है तो मतलब आधारित नहीं है तो वो है अपना योजना आयोग। मतलब इसमें संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है। और वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग का किया गया है और चुनाव आयोग का भी वर्णन संविधान में किया गया है, लेकिन योजना आयोग का वर्णन नहीं किया गया है। योजना आयोग का गठन संवैधानिक उपबंधों द्वारा नहीं किया जाता बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक गैर सरकारी या गैर संवैधानिक संघ के रूप में बनाया गया था। 15 मार्च 1950 को इसको स्थापित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रस्ताव के आधार पर इसको गठित किया गया है। यह आयोग एक सशक्त परामर्शदात्री निकाय है जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का योजना आयोग क्या है? तो भारत का योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय है जो कि संवैधानिक और असंवैधानिक है? तो वो है योजना आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार पद ग्रहण करने की तिथि 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अनुच्छेद 316 के अनुसार पद ग्रहण करने की तिथि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के निर्धारित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति ऐसे आदेश के द्वारा हटाएगा जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को निर्देश दिए गए हों। न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच के द्वारा दोषी पाए जाने वाले सदस्य को हटा दिया जाएगा। तो कौन हटाते हैं? राष्ट्रपति हटाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी अनुशंसा कर देता है उनको साबित कदाचार के आधार पर। 145 के द्वारा उनको अधीन विहित प्रक्रिया के आधार पर उनको हटा दिया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा जब जो सुप्रीम कोर्ट है वो जांच करके रिपोर्ट दे दे। अधिकारी वर्ग करता है प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक अर्ध विधायी कार्य। तो जो अधिकारी होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं? तो अधिकारी करते हैं प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक और अर्ध विधीय कार्य करते हैं। अधिकारी से तात्पर्य प्रशासनिक पद पर नियुक्त पदाधिकारी से होता है। अधिकारी कौन होता है? जो कि प्रशासनिक पद पर नियुक्त पदाधिकारी होता है वह स्थायी कार्यपालिका में है। इसके प्रमुख कार्य होते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका के दायित्व का निष्पादन करना, राजनीतिक कार्यवाहियों के दायित्व का निष्पादन करना और वर्तमान में बढ़ती जटिलता के कारण इसे अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य भी सौंपे गए हैं। इस प्रकार यह वर्ग प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक और अर्ध विभागीय कार्य करता है। अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक कार्य करता है प्रशासनिक वर्ग। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो नई लोक या अखिल भारतीय सेवा को शुरू करने का श्रेय जाता है संविधान की धारा 312 के अधीन संकल्प पारित करके। 312 के आधार पर संकल्प पारित करके नई लोक सेवा का सृजन किया जा सकता है। किसी अखिल भारतीय सेवा का प्रारंभ राज्यसभा द्वारा किया जाता है। कोई भी अखिल भारतीय सेवा है उसका प्रारंभ कैसे करेंगे? राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 312 में अनुसार किया जाएगा। यदि राज्यसभा उपयुक्त और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर देती है तो जो राष्ट्र हित के अखिल भारतीय सेवा का सृजन आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्य के समस्त एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो कौन करती है? राज्यसभा करती है। संघ लोक सेवा आयोग की मूल संख्या या मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? तो संघ लोक सेवा आयोग की जो मूल संस्थान है उसको लोक सेवा आयोग कब गठित किया गया था? तो ये बनाया गया था 1 अक्टूबर 1926। यूपीएससी की जो मूल संस्थान है लोक सेवा आयोग, इसका कब स्थापित किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग की मूल शाखा ये मूल संस्था लोक सेवा आयोग की संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। ली ऑफ फर्नहाम की अध्यक्षता में की गई थी। कमीशन आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। सर रॉस बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो किसके आधार पर की गई थी? रिफॉर्म फार्महर्न के आधार पर की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रॉस बारकर। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों को चयन करता है। तो ये क्या करता है? संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मी होते हैं उनका क्या करता है? चयन करता है। चयन आयोग है ये। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात पीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करती है और उनकी नियुक्ति और बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता। लेकिन हाँ उनका चयन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय वन सेवा है, लेकिन विदेश सेवा नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन तीनों सेवाओं का गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। इनका गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया है, जबकि भारतीय विदेश सेवा का उल्लेख भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन कौन सी आती है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा आती हैं, जबकि जो विदेश सेवा है वो इसके अंतर्गत नहीं आती। यदि उसका उल्लंघन उसका
करना है तो उसके लिए अलग से वर्गीकृत करना पड़ेगा। इसकी गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ नाइस डे।